हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निशा वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप, आज हम पढ़ने वाले हैं टेलीस्कोप। फर्स्ट स्टार्ट विद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप भी आपके पास जो है 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल, जो कि आज हम स्टडी करेंगे, एंड कल हम जो स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो होगा कैस्क्रेनियन एंड न्यूटोनियन। ये टेलीस्कोप जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका डायग्राम भी काफ़ी स्मॉल होता है, मतलब छोटा डायग्राम है और कुछ इनमें लिखने के लिए भी नहीं होता इतना ज़्यादा, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल भी आपका पेपर में आया है तो करना तो आपको सभी पड़ेगा, सारी चीज़ें जो माइक्रोस्कोप में वो भी और यहाँ से भी, बट मैक्सिमम केसेस इनके होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सबसे पहले इसका रे डायग्राम हम बनाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या है? देयर इज ओनली वन डिफरेंस। माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को बड़ी दिखाने के लिए होता है और टेलीस्कोप जो होता है बड़ी चीज़ों को, लाइक स्टार्स, हेवनली बॉडीज, जितनी भी आपके पास स्फेरिकल हेवनली बॉडीज हैं, स्टार्स लाइक मून, इन सब को देखने के लिए आप जो है टेलीस्कोप का यूज़ करते हो। डेट मीन्स बड़ी चीज़ों को जो है उन्हें देखने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? टेलीस्कोप। सो इसमें भी आपके पास 2 लेंसेज होते हैं। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, जो पहले होगा ऑब्जेक्ट के आगे वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। दिस इज योर आई लेंस। सिमिलर तरीके से आपको इन्हें अरेंज करना है। दिस इज योर C2 एंड दिस वन इज C1। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है, ये आपको लिखना है। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज योर आई लेंस। नेक्स्ट, अब आपको इन्हें अरेंज करने के लिए मैंने आपको बोला था कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है आपके पास फिक्स होता है। सिर्फ आप ऑब्जेक्ट का जो होगा आपके पास डिस्टेंस, उसको ही इस ऑब्जेक्टिव लेंस से जो है अरेंज करोगे विद द अरेंजमेंट रैक एंड पिनियन। इसमें भी आपको सिमिलर वे में अरेंजमेंट करनी है। देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंस सिर्फ ये है कि अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे। सो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो हमेशा इन्फिनिटी से रेज आपकी पैरेलल आती है। क्यों आती है? क्योंकि ऑब्जेक्ट इतनी दूर रखा है आपके पास इन्फिनिटी, आपके पास वहां से कैसी रेज आ रही है? स्ट्रेट लाइन भी जो होगी आपके पास वो ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। हमेशा ये अजम्पशन ली जाती है, ये ध्यान रखना। अजम्पशन ये आपको बताई भी गई थी 10th क्लास में। रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी is always parallel। ठीक है, इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल होती है। दिस इज द पॉइंट जो कि आपको नोट रखना है। अजम्पशन है ये आपके पास, रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी इज ऑलवेज पैरेलल। जितनी भी रेज आपके पास इन्फिनिटी से आपके पास आती हैं वो सारी पैरेलल होती है, हमेशा ये अजम्पशन ली जाती है। क्लियर? सो अब यहाँ पर हमारे पास जो है इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है, ये आप इस तरीके से ले सकते हो। ये रेज है, ये पैरेलल रेज है, लाइक दिस। क्लियर? अब ये रेज आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसके थ्रू किसी पॉइंट पे मीट भी होंगी, तो आप मान सकते हो कि ये किसी इस पॉइंट पे मीट हो रही है, लाइक दिस। ये अच्छे से मीट करो, इस तरह से नहीं। ऐसा ना लगे कि ज़बरदस्ती मिलाई है, आप थोड़ा अच्छे से इसे मीट करना। ठीक है, स्केल की हेल्प से प्रैक्टिस करना। अब यहाँ पर जिस पॉइंट पे मीट होंगी वहाँ पर क्या बनेगी आपके पास? इमेज। ये इमेज आपके पास होगी ए डैश
एंड दिस इज़ योर बी डैश। सिमिलरली अब आपके पास इन्हीं रेज को अगर आगे कंटिन्यू करूँ मैं, तो ये वाली रेज एक इधर आएगी और एक ये वाली रे इधर आएगी, जैसे उसमें थी लास्ट वाले केस में। आप पहले स्केल से ड्रॉ करते टाइम इस वाली रे को लास्ट तक यहाँ लेके आना, ये वाली रे जो है पहले वाली, इस वाली रे को लास्ट तक लेके आना और इस वाली रे को ऊपर। अब आपके पास जो है फिर से आपको फाइनल अरेंजमेंट देखनी है, तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या होगी, फिर से ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरह से रेज जाएंगी। यहाँ पर तो ये मीट नहीं हो रही, ये आपके पास आई है, तो कहाँ मीट करेंगी ये, इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करो। ये C2 से फिर एक रे निकालनी है लास्ट केस की तरह। तो ये इमेज आपको कहीं पे ये रेज आपको मीट होती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो डेट मीन्स ये कहीं मीट नहीं हो रही, तो कहाँ मीट होंगी, इन्फिनिटी पे मीट होंगी, मीट एट इन्फिनिटी। या फिर ये बोल सकते हैं इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, या तो ये बोलो कि इमेज फॉर्म हो रही है इन्फिनिटी पे, या फिर मीट एट इन्फिनिटी। सो ये था हमारे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये लिखो एक केस है पहले आपके पास नॉर्मल एडजस्टमेंट का, कि जब आपके पास सिर्फ नॉर्मली आपने एडजस्ट किया है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपके पास क्या होता है कि ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे और इमेज भी आपके पास कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। ये आपके पास फोकल लेंथ होती है किसकी, ऑब्जेक्टिव की भी और इसकी आई लेंस की भी, दोनों की सेम पॉइंट पे होती है फोकल लेंथ, जहाँ पर आपके पास इमेज बन रही है। आपको पता ही है जब भी इन्फिनिटी से आपके पास रेज आएंगी, इन्फिनिटी से जो पैरेलल रेज आती है हमेशा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है, तो हमेशा फोकस पे इमेज बनती है। तो फोकस पे आपके पास यहाँ पे बनी है, देखो ये इन्फिनिटी से आया, इसका फोकस था F0, यहाँ पे इमेज बन गई। अब ये अगर फोकस पे रखा है तो आई लेंस के, तो इसका मतलब इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। ये केस भी आपने पढ़ा है कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो इमेज फोकस पे बनती है, फोकस पे ऑब्जेक्ट हो जब इन्फिनिटी पे बनती है, तो डेट मीन्स एक दूसरे का रिवर्स है, वो सेटिस्फाई भी होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इस फोकस से अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रखना होगा, ताकि इन्फिनिटी पे इमेज ना बन के हमें कहीं इमेज मिले। सो पहले आप इसके बारे में लिखो, लिखते हैं हम इसके बारे में क्या है क्या नहीं है टेलीस्कोप। सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सबसे पहले आपको लिखना है इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to study heavenly bodies। heavenly bodies मतलब जो बहुत बड़ी bodies होती हैं, that is stars, moon etc। मून से एक से ज़्यादा मून थोड़ी है, स्टार्स, मून एटसेट्रा, ठीक है। वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके पास हेवनली बॉडीज को स्टडी करने के लिए लिया जाता है, डेट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या फिर सिंपल टेलीस्कोप। सो इन नॉर्मल एडजस्टमेंट में आप स्टडी करोगे, उससे पहले आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन और रे डायग्राम। इसमें आप क्या लिखोगे, वही कंसिडर two lenses such that objective lens has focal length and aperture both high, and eye lens has small focal length and short aperture as compared to objective lens। Also arrangement is done by rack and pinion motion और अरेंजमेंट बोल सकते हो आप। देखो क्या लिखा मैंने इसमें, कंस्ट्रक्शन में कंसीडर टू लेंसेज, ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस आपको देख के ही पता लग रहा है फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी, अपर्चर भी ज़्यादा होगी, जो बड़ा लेंस है उसके, और आई लेंस है इसकी फोकल लेंथ भी छोटी होगी, अपर्चर भी छोटी होगी।
और अरेंजमेंट कैसे करनी है, रैक एंड पिनियन से, बस यही लिखा है मैंने इसमें, ठीक है। सो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन और रे डायग्राम था। नेक्स्ट अब आपको क्या निकालना है इसमें, वही मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर। सो लेट अस कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर। ये लिखने के बाद आपको इंट्रोडक्शन देन कंस्ट्रक्शन, उसके बाद ए पार्ट डालोगे नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब डलेगा ए पार्ट नॉर्मल एडजस्टमेंट का, ठीक है। अब लिखोगे नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये वाला जो है टेलीस्कोप, अगर वो नॉर्मल में पूछता है या सेकंड पार्ट अभी हम करेंगे, जैसे भी पूछेगा उसमें आपको पहले ये कंस्ट्रक्शन और ये तो सेम ही रखना है, सिर्फ डायग्राम का चेंज होगा। और नॉर्मल एडजस्टमेंट में अब लिखेंगे मैग्निफिकेशन को। मैग्निफिकेशन क्या होती है, डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत है, बीटा बाय अल्फा होती है। डेफिनेशन आप बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन है जो मैंने अभी बताई थी। इट इज़ द इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आई टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखो इसको डिफाइन कर ही देते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज at the eye to the angle subtended by object। क्या चेंज आएगा बस, when both object and image are लीस्ट डिस्टेंस पे नहीं है आपकी बार, दोनों इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे था, इमेज भी इन्फिनिटी पे बनी है। सो बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट इन्फिनिटी। इस वाले केस में हमारे पास कहाँ पर है दोनों ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे। ये वाला वर्ड ध्यान रखना कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में इन्फिनिटी पे। और ये एंगल आपने यहाँ पर अगर अल्फा लिया है ऑब्जेक्ट का, सो ये वाला एंगल जो है आपके पास कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा फाइनल। क्लियर। किसी एंगल से अल्फा से डाला ना, तो ये अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ही हो जाएगा वर्टिकली। मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करें बाय यूजिंग द व्हाट, क्या यूज करोगे, 10। तो स्टार्ट करते हैं मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना। ओके, मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा, फिर से 10 अल्फा और 10 बीटा लिखो इसको। 10 अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, 10 बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा। दिस इंप्लाइज एम कितना हो जाएगा, डायरेक्ट पुट कर दूं बीटा की जगह 10 बीटा। बीटा कितना है, ये है, तो आपके पास बीटा में परपेंडिकुलर कितना है, ए डैश बी डैश, बेस कितना है, बी डैश C2। क्लियर। ये आपके पास कितना था, बीटा की वैल्यू है ये पूरी, और नीचे आपके पास आएगी अल्फा की वैल्यू। अल्फा कितना आ रहा है, ये वाली ट्राइंगल आ रही है, तो इस वाली ट्राइंगल को आप कैसे लिख सकते हो, बताओ मुझे अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कैसे लिख सकते हो, ये वाली ट्राइंगल बनेगी बी डैश ए डैश C1, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर बाय बेस कितना आ गया, बी डैश C1। क्लियर। ए डैश से ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल, तो यहाँ से एम की वैल्यू आ गई, एम इज इक्वल्स टू बी डैश C1 ऊपर आएगा और बी डैश C2। क्लियर। यहाँ तक मैग्निफिकेशन में कोई डाउट। ये आपके पास किस ट्राइंगल से आया है, बीटा। बीटा आपके पास इस वाली ट्राइंगल से आया C2 बी डैश ए डैश से, और अल्फा किस ट्राइंगल से आया, C1 बी डैश ए डैश से। क्लियर। सो आपके पास m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, C1 बी डैश डिवाइडेड बाय C2 बी डैश, और बी डैश C1 कितना है, ये इसकी फोकल लेंथ ही तो है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बी डैश C1 क्या है, ये पोल से लेकर या सेंटर से लेकर डिस्टेंस कितना होगा, ये आपके पास फोकल लेंथ है फोकस तक का, तो ऑब्जेक्टिव की है F0। और बी डैश C2 ये इसकी फोकल लेंथ है आई वाले की, यहाँ तक ये है F, लेकिन लेफ्ट साइड है तो इसके आगे आ गया माइनस। तो ये आपके पास थी मैग्निफिकेशन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्लियर। ये था आपके पास नॉर्मल एडजस्टमेंट में टेलीस्कोप। नेक्स्ट है, अब आपको सेकंड एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि इमेज आपके पास इन्फिनिटी पे ना बने। उसके लिए बस क्या करो, इस आई लेंस को जो है आप थोड़ा सा पीछे रख दो, जिससे इसकी जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पर आ जाए। Fe को आप यहाँ से चेंज करके यहाँ रखोगे। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो ये इमेज कहीं ना कहीं मीट हो जाएंगी, ये आपके पास रेज और मीट होके आपके पास फाइनल इमेज फॉर्म करेंगे।
यहां तक नोट हो गया? ओके, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट है आपके पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे इमेज बनाते हैं। बी वाला केस जो है, बी पार्ट क्या है? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। यानी कि डी पे। तो उसके लिए आप क्या चेंज करोगे? इसमें कुछ नहीं करना, डायग्राम में सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। देखो क्या चेंज है। एफ नोट और एफ ई पहले कॉमन था, एक ही पॉइंट था, तो अब की बार एफ ई को थोड़ा इधर कर दिया, जिससे कि आपके पास क्या होगा, यानी कि फोकल लेंथ को आपने क्या करना, थोड़ा सा बढ़ा देना। इसकी फोकल लेंथ बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो जाएंगी। ये वाली जो रेज आ रही थी यहाँ से, ये रेज आपके पास क्या हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी। अब किसी पॉइंट पे, मैं इसी में मीट कर रही हूँ, ये किसी पॉइंट पे मीट हो जाएंगी। ये पॉइंट सपोज ये वाला था जिस पे मीट हुई, तो यहाँ पर आपके पास इमेज बन गई। ये एरो हो गया, ये इमेज हो गया ए डबल डैश, ये हो गया बी डबल डैश। ओके, कोई चेंज इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चेंज है कि इसकी फोकल लेंथ थोड़ी बढ़ा दो, लेंस का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, तो एफ इधर आएगा, जिससे ये इनको कन्वर्स कर देगा। इसकी फोकल लेंथ बढ़ने से ये इसको क्या करेगा, कन्वर्स कर देगा। किसी पॉइंट पे आपके पास इमेज बन जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश। सो मैग्नीफाइंग पावर अब निकालो। कंस्ट्रक्शन इसमें भी सेम है, वही जो लिखवाया था वही लिखना। जहां पर ए पार्ट डाला था नॉर्मल एडजस्टमेंट, वहां पर अब बी पार्ट डालना है, बस उससे ऊपर का सारा सेम लिखना है। डायग्राम थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। सो इसमें स्टार्ट करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है, डेफिनेशन में वहां पर क्या लिखा था, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट द आई टू द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। वहां पर क्या लिखा था, व्हेन बोथ आर एट इन्फिनिटी। अब की बार लिखने हैं व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो एम की वैल्यू क्या आएगी, बीटा बाय अल्फा, यहाँ पर 10 बीटा बाय 10 अल्फा लिख सकते हो इसको। 10 बीटा की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी, ए डैश बी डैश बाय बी डैश C2, और अल्फा की वैल्यू 10। अल्फा ये वाली ट्राइंगल थी आपके पास, इस वाली ट्राइंगल में अल्फा की वैल्यू अब की बार कितनी हो जाएगी, ए डबल डैश, यहां से अल्फा की वैल्यू फिर से, एंगल तो आपके पास यही बन रहा था ना अल्फा का, तो ये आ जाएगी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय C1। क्लियर, ए डैश B1 बाय C1। सो यहां से ये कैंसिल, ये कितना था C1 और B डैश, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू जो उसमें आया था वही केस है अभी तक, C1 B डैश डिवाइडेड बाय C2 B डैश। यहाँ तक कोई डाउट है, C1 B डैश डिवाइडेड बाय C2 B डैश। अब जो C1 B डैश है, C1 B डैश, ये तो अभी भी फोकल लेंथ थी आपके पास ऑब्जेक्टिव वाली, तो ये तो F नोट ही हुई। लेकिन अब की बार ये C2 FE, ये अब की बार फोकल लेंथ तो नहीं है, हमारा तो ऑब्जेक्ट यहाँ तक है, तो अब की बार इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना पड़ेगा, फोकल लेंथ नहीं ले सकते, लेफ्ट साइड है तो UE, क्योंकि इसका है आई लेंस का। तो अब की बार जो मैग्निफिकेशन होगी वो क्या हो जाएगी, F नोट डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ UE। क्लियर। सो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई अब की बार, एफ नोट डिवाइडेड बाय माइनस यूई। आपका मन करे आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, बट इसमें मैं थोड़ा एक और मॉडिफिकेशन करवा के इस फॉर्मूले को चेंज करवा रही हूँ। देखो वो क्या है, कैसे करोगे, सी आई लेंस के लिए देखो, फॉर आई लेंस, सिर्फ आई लेंस के लिए ही देखना हमें, फाइनल इमेज के लिए। आपको पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आई के लिए है तो ई लगा दे सारे। अब आप इसको क्या करो, वी से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 1 बाय, ये तो आपके पास हो जाएगा खाली 1 मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये हो जाएगा वी ई बाई यू ई इज इक्वल टू वी ई बाई एफ ई। अब आपके पास क्या करना है, आपको यहाँ से वी ई की वैल्यू मुझे बताओ कितनी होगी। वी ई की वैल्यू आपके पास कितनी है, जब ये लीस्ट डिस्टेंस पे रखा होगा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, डी। तो वी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी, लेफ्ट साइड में है तो माइनस डी। और आपके पास जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ तो आपके पास क्या रहेगी, एफ ई रहेगी, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो यू ई रहेगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस डी बाय यू ई, लेफ्ट साइड है तो माइनस का होगा, वी ई कितना है माइनस डी बाय एफ ई। सो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको
1 इज इक्वल टू माइनस टी, इसको उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा डी कॉमन 1 बाई यू ई प्लस 1 बाई एफ ई. देयर इज नो यूज ऑफ दिस, यू कैन राइट और नोट. आप इसको इस तरह से रहने दीजिए, 1 मिनट. इसको आप और भी आसानी से करो. पहले सिर्फ लेंस फॉर्मूला ही लिखो इसमें. 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. क्लियर. यहाँ पर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v माइनस टी. u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू ई. f की कितनी हो जाएगी, एफ ई. क्योंकि ये आई लेंस के लिए, आपको पता है लेंस फॉर्मूले से 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. और v आपके पास किसके इक्वल होता है, माइनस टी. u किसके इक्वल होता है आपके पास, माइनस यू ही हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके पास लेफ्ट साइड में रखा है. और f कितना होगा, एफ ही होगा. सो अब आप इसको इसमें पुट करो, ये कितना आ जाएगा, 1 बाई माइनस टी माइनस 1 बाई यू की जगह माइनस यू ही रखो तो ये प्लस का हो जाएगा, यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई. क्लियर. यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो किसकी, यहाँ से आप वैल्यू निकालो 1 बाई यू ई की निकाल लेते हैं हम, सो डेट कि यहाँ पर डायरेक्ट पुट हो जाएगी 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई. ये इधर आके प्लस का हो गया 1 बाई डी. क्लियर. अब यहाँ से अगर मैं डी को कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा, डी कॉमन आ गया आपके पास बाहर. पहले इसको लिख लो, 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी. यहाँ से आप क्या कर लो, 1 बाई एफ ई को कॉमन ले लेते हैं. अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एफ ई, इसमें तो नहीं है तो एफ ई को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई डिवाइड, डिवाइड वाला कॉमन आ गया. तो यहाँ से 1 बाई यू इज इक्वल टू दिस, 1 बाई यू ई की जगह यहाँ पे पुट कर सकते हो. तो एम का ये फॉर्मूला भी बन गया, एफ नोट डिवाइडेड बाई 1 बाई यू ई की जगह ये पूरा है 1 बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी. और ये आ जाएगा आपके पास एफ ई माइनस साइन के साथ. क्लियर. मैंने यहाँ पे सिर्फ यू ई की वैल्यू पुट की है, यू ई की वैल्यू 1 बाई यू ई की पूरे की, तो ये आ जाएगा माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई डी. सो यहाँ भी आप यही एडवांटेज लिखोगे इसमें कि आपके पास जो है क्रोमेटिक और स्फेरिकल एबिरेशंस नहीं होते, इमेज ब्राइटर फॉर्म होती है. और क्रोमेटिक और स्फेरिकल एबिरेशंस का केस तो आप हर एक उसमें डालोगे. क्लियर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेलीस्कोप. सबसे अच्छा जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है वो यूएसए के अंदर है आपके पास, जिसकी जो आपके पास अपर्चर है वो 102 मीटर की है. उसके अलावा आपके पास जो है इंडिया में तो कोई नहीं है. ये सबसे बड़ा जो है टेलीस्कोप है आपके पास. इंडिया में सिर्फ 2.34 मीटर तक का टेलीस्कोप है आपके पास, वो भी बेंगलोर के अंदर. क्लियर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेलीस्कोप. If you like the video then please do like, share and comment. Thank you. Meet you in the next class.